इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या फंक्शन ऑफ द किडनी। इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ा दिया है, रीनल सिस्टम के बारे में बेसिक पढ़ा दिया, फंक्शन एनाटॉमी ऑफ द किडनी, जिसमें आपको बताया है कि एक्सटर्नल फीचर, इंटरनल फीचर के बारे में पढ़ाया है, नेफ्रॉन के बारे में बताया, उसके पार्ट के बारे में बताया मैंने आपको, और डिफ्रेंशिएट किया कि इसके दरमियान कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जस्टा मेडलिन नेफ्रॉन। फिर आगे क्या पढ़ा है हमने, आगे हमने पढ़ा है जस्ट ग्लोमेरुलस एपरेटस के बारे में पढ़ा है। फिर हमने क्या पढ़ा है, ब्लड सप्लाई टू किडनी पढ़ा है। अब हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन ऑफ द किडनी। इसमें जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है ना वो क्या है, एक्सक्रीटरी फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन क्या है, रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी है। फिर क्या है, रेगुलेशन ऑफ द एट्रियल प्रेशर है, और रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस है, और एंडोक्राइन फंक्शन होगा। इसमें क्या हम क्या पढ़ेंगे, आर्थ्रोपोइडिन पढ़ेंगे। फिर क्या होगा, मेटाबॉलिक फंक्शन होगा। फिर क्या होगा, हमारा होगा ग्लूकोज की सिंथेसिस होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्या, एक्सक्रीटरी फंक्शन। हमें पता है कि किडनी मेटाबॉलिक वेस्ट एक्सक्रीट आउट करती है, और फॉरेन केमिकल। मेटाबॉलिक वेस्ट में क्या क्या आता है, यूरिया, क्रेटिनिन एंड यूरिक एसिड एंड बिलीरुबिन। और फॉरेन केमिकल सब्सटेंस कौन कौन सी होती हैं, ड्रग्स एंड टॉक्सिन जो हम लेते हैं। और सबसे पहले जब भी कोई आपके पास पेशेंट आता है ना, तो हमेशा डॉक्टर, जब भी कोई पेशेंट जिसको किडनी का प्रॉब्लम होता है, तो डॉक्टर क्या रिकमेंड करता है, दो टेस्ट होते हैं, एक होता है यूरिया टेस्ट एंड क्रिएटिनिन टेस्ट। लेकिन जो सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है ना वो क्या है, क्रिएटिनिन टेस्ट है। क्योंकि ये यूरिया टेस्ट है, ये किसी दूसरे फैक्टर की वजह से भी उसका नॉर्मल लेवल इंक्रीज और डिक्रीज होता है, लेकिन क्रिएटिनिन का टेस्ट डिपेंड करता है किडनी के फंक्शन पे। तो इसका क्या, नॉर्मल लेवल ऑफ यूरिया एंड क्रेटिनिन आर चेक फ्रॉम द यूरिन टू सी द renal failure function. If renal function is disturbed or failed, then in blood यूरिया एंड क्रेटिनिन may be disturbed. अब क्रेटिनिन का नॉर्मल लेवल क्या है, 0.7 to 1.3 mg लीटर पर डे। अब जो हम ड्रग्स लेते हैं वो तो पहले जो जो जिसके लिए हम ड्रग्स लेते हैं, जब वो उसको एक्शन कर लेता है, और बाकी जो एक्स्ट्रा ड्रग्स बचता है ना वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है थ्रो किडनी। इसके लिए है कि ड्रग्स मस्ट बी वाटर सोल्यूबल हों। ड्रग्स टॉक्सिन अंडरगो बायोट्रांसफॉर्मेशन एंड बिकम मोर वाटर सोल्यूबल टू गो आउट द बॉडी थ्रो फीकर रूट एंड रेनल रूट। एनीथिंग विच हैज़ टू गो आउट द बॉडी इट मस्ट बी वाटर सोल्यूबल। हम पढ़ने वाले हैं रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। इसमें क्या होगा, रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी में हम पढ़ने वाले हैं क्या, कि रेगुलेशन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस। जितना हम इंटेक करेंगे उतना हम एक्सक्रीट करेंगे क्या, मतलब इक्वल अमाउंट रखने के लिए। अब एक इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होंगे, सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम। इसमें क्या, पोटाशियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें थोड़ी सी भी इसके लेवल, जो ये नॉर्मल लेवल है ना, ये ब्लड में होता है ना, ये सारी चीज़ें ब्लड में होती हैं। अब अगर इसका क्या, पोटाशियम का क्या क्या अमाउंट है, 3.6 to 5.2 MEG लीटर। इसमें थोड़ी सी भी चेंजिंग आ जाए ना तो इंसान की डेथ हो जाती है। तो ये हम पढ़ने वाले हैं। पोटाशियम लेवल इज़ मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज लीटर फ्लक्चुएशन इज़ इन नॉर्मल ब्लड, इन नॉर्मल लेवल किल द नॉर्मल पर्सन। इफ़ पोटाशियम लेवल इज़ लेस दैन 3.6 है ना, अगर से लेस होगी तो क्या होगा, हैपोकालेमिया, लो पोटाशियम लेवल दैन द नॉर्मल लेवल। अब इफ़ पोटाशियम लेवल इज़ ग्रेटर दैन द 5.2 से अगर ग्रेटर होगा तो क्या होगा, हैपर कैलेमिया, हायर पोटाशियम लेवल दैन द नॉर्मल लेवल। तो अब बढ़ते हैं रेगुलेशन ऑफ एट्रियल प्रेशर। ये जो हमें पता है कि ये जो क्या कहते हैं, रेनिन कहाँ से एक्सक्रीट होता है, हमारी किडनी से, जो किसको कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिनोजन। ये कहाँ से निकलता है, हमारे लीवर से। तो किस एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन 1 में,
ये जो रेनिन हमारी किडनी से, ये हार्मोन है, ये हमारी किडनी से प्रोड्यूस होता है और किसको कन्वर्ट, ये लीवर का ये हार्मोन होता है, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन 1 में। फिर ये एंजियोटेंसिनोजन 1 के हमारे लंग्स में जाता है और उसमें एक एंजाइम होता है एंजियोटेन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन 1 को एंजियोटेंसिनोजन 2 में। फिर ये क्या करवाता है, वैसो कंस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से हमारे रेगुलेट होता है एट्रियल प्रेशर। अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। आप बस इतना याद रख रहे हैं कि हमारी किडनी, लंग्स और ब्लड फ्लूइड, ये हमारा क्या करते हैं, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। अब हम पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन फंक्शन। हमारी बॉडी में हमारी किडनी कौन कौन से हार्मोन रिलीज़ करती है। ये आर्थ्रोपोइटिन, थ्रोम्बोपोइटिन एंड रेनिन एंड 125 डाईहाइड्रोक्सी कोली कैल्सीफिरोल, जिसको हम बोलते हैं कैल्सीटिरोल। और लास्ट हार्मोन कौन सा है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। एंडोक्राइन फंक्शन में से एक हार्मोन जो होता है आर्थ्रोपोइटिन, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इधर ही। क्या है आर्थ्रोपोइटिन। ये जो आर्थ्रोपोइटिन आर प्रोड्यूस इन एंडोथेलियल सेल विच आर प्रेजेंट इन पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज नेटवर्क। इसका तो पता है ना आपको। ये पीछे जाते हैं थोड़ा ब्लड सप्लाई में, यहाँ देखें ना, ये क्या होता है, एफेरेंट आर्ट्रियोल क्या बनाते हैं, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज नेटवर्क। यहाँ से क्या निकलता है, एफेरेंट आर्ट्रियोल। ये जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज नेटवर्क। ये सारा जितना रेड कलर का है ना, ये क्या है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज नेटवर्क। तो इसके अंदर क्या होंगे, एंडोथेलियल सेल होंगे। इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज नेटवर्क के क्या होंगे, अंदर क्या होंगे, एंडोथेलियल सेल होंगे। तो इसके बारे में इधर ही पढ़ रहे हैं। तो आर प्रेजेंट, ये आर्थ्रोपोइटिन आर प्रोड्यूस फ्रॉम एंडोथेलियल सेल के अंदर प्रोड्यूस होंगे, विच आर प्रेजेंट इन पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। ये एंडोथेलियल सेल किस में होगा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क में। अब एंडोथेलियल सेल हैव स्पेशल टाइप ऑफ सेंसर प्रोटीन कॉल ऑक्सीजन सेंसर प्रोटीन। इस एंडोथेलियल सेल में क्या होते हैं, सेंसर प्रोटीन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन सेंसर प्रोटीन। मतलब ये कि ऑक्सीजन को सेंस करेंगे कि हमारे 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 मतलब ब्लड में ऑक्सीजन, मतलब ब्लड में आरबीसी हाई है या लो है, ऑक्सीजन हाई है या लो है, ये चेक करेगा ये सेंसर। तो थोड़ा इधर इधर आते हैं। अगर हमारी बॉडी में क्या, हमारे ब्लड में क्या होता है, आरबीसी कम होता है, जिसको हम बोलते हैं एनीमिया। तो क्या क्या होगा, ऑक्सीजन भी तो कम होगा, जिसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। आरबीसी कम होंगे, ऑक्सीजन भी कम होगा। तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन, ये जो इधर सेंसर होंगे ना, प्रोटीन सेंसर, इसको सेंस करेंगे। इधर तो भाई ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो ये जाके न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और जीन्स को बताएगा कि भाई ब्लड में तो आरबीसी कमी है और ऑक्सीजन की कमी है। तो ये क्या करेगा, ये जाके मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम भेजेगा और वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, आर्थ्रोपोइटिन। मतलब यहाँ ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये जीन क्या प्रोड्यूस करती है, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम, और जो कि बनाते हैं आर्थ्रोपोइटिन। बाहर जाएगा बाहर जाएगा और किस में जाएगा, बोन मैरो में एक सेल होगा, होम्योस्टैटिक स्टेम सेल, और प्रोड्यूस करेगा आरबीसी। तो इधर देखें, अगर हमारे ब्लड में हाई आरबीसी लेवल होगा और हाई ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा, व्हेन ब्लड पासिस थ्रू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज नेटवर्क देन ऑक्सीजन गो टू एंडोथेलियल सेल एंड एक्टिव ऑक्सीजन सेंसर प्रोटीन and go into nucleus and inhibit gene for erythropoietin production। ज़ाहिर बात है ना, जब ऑक्सीजन ज़्यादा है और आरबीसी ज़्यादा है तो हमें तो भाई और ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो आरबीसी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आरएनडी ज़्यादा है ना। तो इसलिए यहाँ पे इनहिबिट करेगा आर्थ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन को। अगर ये देखना, जो मेन बात इधर लिखी हुई है, ये जो किडनी excrete erythropoietin which stimulate the production of
आरबीसी बाय हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल इन बोन मैरो। मतलब ये जो किडनी है ना वो एक्सक्रीट करती है आर्थ्रोपोइटिन, किसके लिए? आरबीसी की प्रोडक्शन के लिए। अगर हमारे ब्लड में ऑलरेडी आरबीसी हाई है और ऑक्सीजन भी हाई है तो ज़ाहिर बात है ना वो तो मतलब ऑक्सीजन की कमी की मतलब फिर ये क्या होगा कि ये आर्थ्रोपोइटिन प्रोड्यूस नहीं होंगे, जिससे आरबीसी भी प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर हमारी बॉडी में क्या लेस आरबीसी होंगे और लेस ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा? when in blood RBC is less mean anemia, then reduce oxygen level in blood। जब आरबीसी कम होंगे तो ज़ाहिर बात है ऑक्सीजन भी तो कम होगा, जिसको हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। सो ऑक्सीजन सेंसर प्रोटीन नॉट गेट ऑक्सीजन। ज़ाहिर बात है जब हमारे बॉडी में हमारे ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होगा, आरबीसी नहीं होगा तो ज़ाहिर बात है जो ऑक्सीजन सेंसर होंगे वो क्या करेंगे? ऑक्सीजन गेट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सेंटर प्रोटीन नॉट इनहिबिट जीन्स एंड प्रोड्यूस मैसेंजर आरएनए एंड गो टू राइबोसोम, देन प्रोड्यूस न्यू erythropoietin, then go to bone marrow and stimulate hematopoietin to produce RBC। अब some patient have chronic real example, some patient have chronic renal failure, both kidney destroy। ज़ाहिर बात है जब हमारी किडनी का इम्पोर्टेंट रोल क्या है? आरबीसी की प्रोडक्शन करना, किसके ज़रिए? आर्थ्रोपोइटिन को। जैसे आर्थ्रोपोइटिन एक्टिव होंगे तो क्या होगा? आरबीसी प्रोड्यूस होगा। तो कि जब पेशेंट की 2 किडनी डैमेज होंगी, डिस्ट्रॉय होंगी, ज़ाहिर बात है उसका क्या होगा? आरबीसी प्रोड्यूस नहीं होंगे, आर्थ्रोपोइटिन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो डॉक्टर क्या देगा? डॉक्टर गिव इंजेक्शन ऑफ आर्थ्रोपोइटिन सो इट विल गो टू द बोन मैरो। ये आर्थ्रोपोइटिन कहाँ जाएगी? बोन मैरो में जाएगी और इंक्रीज करेगी आर्थ्रोपोइटिन एक्टिविटी को टू प्रोड्यूस आरबीसी। यहाँ देखिए यहाँ से हमारा आर्थ्रोपोइटिन निकला और ये किस में गया? बोन मैरो में, और हिमेटोपोइटिक सेल को एक्टिव किया और प्रोड्यूस किया आरबीसी। तो ये देख, और दूसरी बात यहाँ पे आप देख लें क्या होता है। ये हमारा क्या है? ये हमारा है बोमन कैप्सूल। इधर क्या बनती है? प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। इसमें क्या होता है? इसमें एक एंजाइम होता है अल्फा 1 हाइड्रोक्सी एंजाइम। किसमें होता है? प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल सेल में क्या होता है? अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं मेटाबॉलिक फंक्शन में। मेटाबॉलिक फंक्शन क्या है? ये मेन काम करता है कन्वर्ट करता है इनएक्टिव विटामिन डी टू एक्टिव विटामिन डी। ये इनएक्टिव विटामिन डी को एक्टिव विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। जैसे ही व्हेन सनलाइट फॉल ऑन स्किन, जैसे ही हमारी सनलाइट हमारे स्किन पे पड़ती है, देन प्रोड्यूस कोलिकैल्सिफेरॉल विटामिन D3, इसको विटामिन D3 बोलते हैं। कोलिकैल्सिफेरॉल मीन CCF प्रोड्यूस होता है। स्किन यहाँ पे पड़ी और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? कोलिकैल्सिफेरॉल। और ये कोलिकैल्सिफेरॉल लीवर में जाके क्या होगा? हाइड्रोक्सिलेटिंग होगा, जिससे क्या CCF हाइड्रोक्सिलेट OH बाय लीवर टू फ्रॉम इनएक्टिव। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी इनएक्टिव बनेगा। लीवर से क्या होगा? हाइड्रोक्सिलेज होगा और क्या बनेगा? इनएक्टिव 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल, या ये यहाँ बनेगा इनएक्टिव बनेगा। फिर ये जाएगा किडनी में जाएगा, किडनी में एंड पास टू द किडनी। और किडनी में क्या होगा? किडनी में इसके क्या होगा? किडनी में यहाँ होगा प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में सेल होंगे, जिसको बोलते हैं प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल सेल। उसमें क्या होगा? अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होगा, जो किस पे क्या क्या करेगा? जो कन्वर्ट करेगा किसको? इनएक्टिव को इनएक्टिव 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल को कन्वर्ट करेगा एक्टिव में, जिसको हम बोलने वाले हैं 125 डाई हाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल विटामिन D3, जिसको हम बोलते हैं कैल्सिट्रियोल बोलते हैं। अब बात पता है क्या है? अब ये देखे ना, किडनी में क्या होता है? प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल होता है, उसमें क्या सेल होते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल सेल।
और इस सेल के अंदर क्या होते हैं, अल्फ़ा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है इनएक्टिव विटामिन डी को एक्टिव विटामिन डी। अब बात यह है कि इस अल्फ़ा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिव कौन करता है, इसको कैसे पता कि इसने विटामिन इनएक्टिव विटामिन डी को एक्टिव विटामिन डी में कन्वर्ट करना है, इसको एक्टिवेट कौन करता है, इसको स्टिमुलेट कौन करता है। ये आता है पैराथाइड ग्लैंड से। पैराथाइड ग्लैंड सीक्रेट करता है पैराथाइड हार्मोन, जो कि जाते हैं किसमें, प्रोक्सिम, जो कि हमारे नेफ्रॉन में आके, नेफ्रॉन के कौन से पार्ट में, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में जाके, उसमें सेल कौन से होते हैं, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुलर सेल, वहाँ जाके इसको एक्टिव करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं अल्फ़ा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, जिसकी वजह से वो क्या करता है, इनएक्टिव विटामिन डी को एक्टिव विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। और ये व्हेन वी हैव मोर एक्टिव, जब हमारी बॉडी में क्या होता है, व्हेन वी हैव मोर विटामिन डी देन इट विल गो टू जीआईटी म्यूकोसा एंड हेल्प अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। जब हमारी बॉडी में विटामिन डी ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या वो जीआईटी की म्यूकोसा में जाता है और कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन करवाता है। तो अब ग्लूकोज सिंथेसिस, किडनी सिंथेसिस ग्लूकोज फ्रॉम अमीनो एसिड ड्यूरिंग फास्टिंग मीन ग्लूकोनियोजेसिस होता है। तो ये हो गया फंक्शन। तो ये हमने बेसिक पढ़ लिया पूरा। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रीनल फिजियोलॉजी के बाद। ये तो हमने एनाटॉमी पढ़ी ना, बेसिक पढ़ा है, ये पढ़ना लाजमी था। थैंक यू सो मच।